गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर दिखाइए। आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, उसका नाम है शॉर्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना। ये कल टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। सिर्फ उतना ही हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जितना हम लोग इम्यूनोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सिर्फ थोड़ा सा उसमें एडिशन हुआ था कल, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसका फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर? चलो, अब सबसे पहले कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर व मिलस्टेन, है ना। कोहलर व मिलस्टेन ने सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पहले एक शॉर्ट में इस एक्सपेरिमेंट को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोहलर व मिलस्टेन ने किया क्या था क्लास, आपकी नॉर्मल एक माइस लिया था, मतलब एक चूहा, माइस, मूसा जिसे हम जनरली हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर एक एंटीजन की एंट्री कराई थी, और जाहिर सी बात है जैसे ही कोई एंटीजन किसी होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या बनता है वो हमेशा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यही करता है। अब इन्होंने किया क्या था कि उन्होंने इस माइस में से, जैसे ही कोहलर ने एंटीजन का एंट्री कराई थी माइस में, तो इस माइस में से उन्होंने कुछ टाइम के बाद में उसकी जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन मतलब प्लीहा, ठीक है, एंड लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, ठीक है, लसिका नोड जिसे हम बोलते हैं। तो स्प्लीन और लिम्फ नोड दोनों को बाहर निकाला था और उसमें से निकाली थी बी सेल्स, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरी तरफ इन्होंने ली थी माइलोमा सेल। बताया था कल माइलोमा सेल्स कौन सी होती हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइलोमा सेल्स। बताया था ना, जब कभी बी सेल्स जो है थोड़ी कैंसर प्रवृत्ति की हो जाती है, मतलब अनियंत्रित होकर असमय के लिए क्या बनाने लगती है, जो एंटीबॉडी या फिर डिफरेंशिएशन जो करने लगती हैं, वो क्या कहलाती हैं, माइलोमा सेल्स कहलाती हैं। क्लियर है? तो अब जनरली होता क्या है, यहाँ पर इन्होंने माइलोमा सेल्स का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, इसमें से इन्होंने माइलोमा सेल्स ली, ये रही माइलोमा सेल्स। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये जो भाई जनरली जो माइलोमा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो असमय के लिए विभाजित भी होती रहती हैं, और साथ में नहीं आप वहीं रख दीजिए, नहीं यहाँ तो गंदा है यार, वहां रखवा दीजिए। हाँ भाई, तो माइलोमा सेल्स का जनरली करते क्या है, ये माइलोमा सेल्स इन्होंने ली थी, ठीक है, ये कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ठीक है। इन्होंने फिर ये वाली बी सेल्स, इसमें से इन्होंने बी सेल्स ली थी, ठीक है, इन्होंने इन दोनों को फ्यूजन कराया था, एक ही मीडियम में रखा इन्होंने और इसमें इनको फ्यूजन कराया था, मतलब संलयन की प्रोसेस हुई थी, ठीक है, संलयन की प्रोसेस हुई। यहाँ पर दो तरीके की बी सेल्स है, एक तो ये वाली बी सेल्स और साथ में ये वाली, ठीक है। संलयन की जब प्रोसेस होती है तब इन्हें यहाँ पर कल्चर मीडियम में कुछ सेल्स मिलती हैं, फ्यूज्ड सेल्स, मतलब संलयित जो हो चुकी होती हैं सेल्स, ठीक है, और उन्हें हम नाम देते हैं हाइब्रिड सेल, हाइब्रिड कोशिका, ठीक है। क्लास पहले थोड़ा इस चीज को शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आपने ये चीज शॉर्ट में समझ ली ना तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए, ठीक है।
अब इन्होंने किया क्या था, यहाँ पे ये हाइब्रिड सेल्स थी, अब इन्हें हाइब्रिड सेल मतलब यहाँ पर अब दोनों तरीके की बी सेल्स, ये बी सेल्स जो एंटीबॉडी नहीं बनाती, जबकि ये वाली बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है। इन्होंने अब क्या बना ली, ये नॉर्मल हाइब्रिड सेल्स मिल गई। अब इसका मतलब है कि ये एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि ये वाला इसका भी तो कैरेक्टर इसमें जाएगा, तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी बनाएगी। उसके बाद इन्हें हम अलग अलग कांच की नलियों में रख लेंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब होता क्या है क्लास, यहाँ पर हमने कई सारी जो सेल्स थी बी सेल्स वो फ्यूज कराई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी सेल्स पहली बात तो फ्यूज नहीं होती, संलयित नहीं होंगी सारी की सारी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि कुछ जो है वो यहाँ मर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ वही आपकी सेल्स सर्वाइव कर सकती हैं, वही सेल्स जीवित रह सकती हैं जिन्होंने यहाँ पर हाइब्रिड हो चुकी होंगी। जो क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिड सेल ही क्यों सिर्फ जीवित रह सकती हैं, इस चीज का रीजन अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, जब आप पूरा लॉन्ग प्रोसीजर पढ़ेंगे तब, ठीक। उसके बाद में इन्होंने जितनी भी हाइब्रिड सेल्स मिली थी, इनको इन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा। फिर टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद इन सभी ने क्या किया था, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया। फिर इन एंटीबॉडीज को ये क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज मतलब थोड़े से टाइम के ठंडे उसमें रख देंगे, जिससे इसको हम लंबे समय तक यूज में ले सके, ठीक है। और साथ में इसको हम रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा इसे हमने। और फिर क्या करते हैं, अपने इन्हीं एंटीबॉडीज को हम एक मूसे में मतलब एक चूहे में और इसे हम इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमारी जो हम चाहते थे वांटेड, ठीक है, वांछित एंटीबॉडी मिल चुकी है। और ये एंटीबॉडी कैसी होंगी, मोनोक्लोनल होंगी। क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया सेकेंड ईयर? हाँ, सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना फिर मैं अपना लॉन्ग प्रोसीजर स्टार्ट कर देती हूँ, फिर आप लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर ये नहीं समझा तो, इसलिए पूछ रही हूँ बार बार। क्लियर है, रिपीट कर दो। हाँ, तो रिपीट। चलो, सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे कोहलर व मिल्स्टेन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चूहा लिया था, ठीक है, माइस लिया था, और उस माइस में उन्होंने एक एंटीजन की एंट्री कराई थी। आप लोगों को पता होगा कि जो कभी भी कोई भी एंटीजन किसी भी पोषक के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे ही ये एंटीजन इसमें एंट्री कराया था, प्रवेश कराया था, कुछ टाइम के बाद इसको इसमें से इन्होंने क्या निकाल ली थी, ये प्लीहा व लिम्फ नोड, ठीक है। प्लीहा व लिम्फ नोड क्यों निकाली थी, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताई थी जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। तो टी सेल्स का परिपक्वन कहाँ होता था, थाइमस में, यही बताया था। थाइमस की वजह से ही इन्हें हम टी सेल्स बोलते हैं, है ना। और बी सेल्स का परिपक्वन जो है वो होता था पक्षियों में, पक्षियों में याद रखिएगा, बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस, बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस को हम हिंदी में भी बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस बुर्सा के बी की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बी सेल्स बोलते हैं। लेकिन इम्यूनोलॉजी में ने एक बात और क्लियर की थी कि बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है बस, है ना। बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है, ये हम लोग मैमल्स में नहीं होती है। मैमल्स में अगर कोई ग्रंथि होती है जो इस बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस के बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है ना, ये प्लीहा, वो हमेशा बुर्सा के ही बराबर मानी जाती है,
ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि हम लोगों में, मानव के शरीर में, ठीक है, जो आपकी बी सेल्स होती हैं उनका परिपक्वन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। ठीक है, इसीलिए इन परिपक्वन की वजह से ही कि इसमें हमें मैच्योर्ड बी सेल्स मिल जाएंगी, इसीलिए हमने ये ली थी, स्प्लीन निकाली थी उसकी और लिम्फ नोड निकाले थे, क्योंकि लिम्फ नोड में भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है अब यहाँ तक? उसके बाद इन्होंने इसमें से बी सेल्स ले ली थी और साथ में इन्होंने ली थी माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स क्या थी? ये भी आपकी बी सेल्स थी जिन्होंने अनियंत्रित समय तक, मतलब बहुत ज्यादा मतलब विभाजित होती रही थी, डिफ्रेंसिएशन होता था जिसमें विभाजित होकर इन्होंने क्या किया था, ये बहुत लंबे समय तक विभाजित होती है तो गांठों का निर्माण करती हैं और इन गांठों को ही हम क्या नाम देते हैं? या तो ट्यूमर या फिर इन्हें हम, इसमें पाई जाने वाली सेल्स को हम माइलोमा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन माइलोमा सेल्स में कौन सी सेल्स होंगी? बी सेल्स, क्योंकि बी सेल्स ही वो क्या करती हैं? वो जो विभाजित होती हैं। इसमें से इन्होंने बी सेल्स ले ली। ठीक है, ये रही बी सेल्स, एक ये बी सेल्स है। ये वाली जो है नॉर्मल बी सेल्स, वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं, जबकि जो आपकी माइलोमा सेल से ली हुई बी सेल्स है वो एंटीबॉडी नहीं बनाएंगी। अब इन दोनों का इन्होंने फ्यूजन कराया। जब हम हाइब्रिड कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं, उसका मतलब होता है क्लास कि उसमें उन दोनों के ही कैरेक्टर जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जब संलयित होती है जो कुछ यहाँ पे, ये देखिए हाइब्रिड सेल्स जो मिली हैं, इसमें क्या होगा? इसमें ये एंटीबॉडी भी बनाएगी, ठीक है, और साथ में अनियंत्रित समय तक जो विभाजन भी करेगी बहुत ज्यादा हद तक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन कराया था। तो जो हमें कोशिकाएं मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कोशिका। ठीक है, हमें यहाँ पे हाइब्रिड कोशिका मिल गई, फिर हम इन हाइब्रिड कोशिकाओं को उठाते हैं और उन्हें फिर आगे कल्चर मीडियम में रख देते हैं। क्लियर? ठीक है, कल्चर मीडियम में रखने के बाद हम क्या कराएंगे? कुछ टाइम के बाद ये अपनी क्लोन्स बना लेंगी। यहाँ पर क्लोन तो मतलब समझते हो ना, अपने ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगी ये अब। और जब ये अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे? एंटीबॉडी। हमें यहाँ पे एंटीबॉडी मिल गए, हमने एंटीबॉडी ले लिए, उसके बाद हम उन्हें फ्रीज कर देते हैं। सिर्फ फ्रीज करते हैं और साथ में हम उसे किसी एक चूहे में और इंजेक्ट करा देते हैं। इसका रीजन क्या था? ये पूरा प्रोसीजर जो इतना आसान लग रहा है सुनने में, उसमें क्या क्या मुश्किलें हैं, वो कितना लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल लग रहा है ना सुनने में कि हाँ ठीक है, दो बी सेल्स ली हैं, उनको फ्यूज कराया है, उनको कल्चर कराया है और आपको नॉर्मली बी सेल्स मिल चुकी है, काम हो चुका है, इतना आसान नहीं है ये टॉपिक, थोड़ा सा टफ है, ध्यान दीजिएगा, बस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी? अब क्लियर है बेटा? यहाँ पर कोई परेशानी है तो पूछें आप। क्लियर है बेटा? चलें, तो एक काम करते हैं, फिर हम अपना लॉन्ग प्रोसीजर देख लेते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे, क्या आया है कमेंट? यस मैम, गुड। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मेशन, मतलब इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, कि हम इनका निर्माण किस तरह से करते हैं। जो हमने अभी नॉर्मली सीखा था, अब हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में सीखेंगे कैसे होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे कोहलर व मिल्स्टेन, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक मूसा लिया था, मतलब एक माइस, ठीक है, और उसमें उन्होंने एक एंटीजन इंजेक्ट किया था। ठीक है,
ये जो इंजेक्ट किया था क्लास, ये इन्होंने किया था पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। कहाँ पर? या तो पेरिटोनियल कैविटी या फिर सबक्यूटेनियसली, ठीक है। पेरिटोनियल मीन होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एपिडर्मिस वगैरह होती है, ऊपर की लेयर जो होती है, उसमें बहुत हल्का सा इंजेक्शन लगाया जाता है, वो होता है पेरिटोनियली। और साथ में जो सबक्यूटेनियसली होता है, उसमें सबक्यूटेनियस जो आपकी होती है, आपने पूरा पढ़ा होगा इंटेग्यूमेंट सिस्टम, तो उसमें जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है, उसमें जब लगाया जाता है तब उसे हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जब माइस में इंजेक्ट किया था एंटीजन, तो हुआ क्या था? देखिए, दोनों प्रोसीजर थे। इन्होंने पेरिटोनियल कैविटी में इनको इंजेक्ट किया था, और जब इस क्रिया को, ये जो प्रक्रिया है ना इस एंटीजन की इसमें एंट्री कराने की, ठीक है, वो इन्होंने कई बार दोहराई थी। मतलब बार बार इसको इंजेक्ट कर रहे थे ये, ठीक है। और जितनी बार ये इंजेक्ट कर रहे थे, उतनी बार हर बार थोड़ी थोड़ी एंटीजन की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते थे हर बार। जैसे पहले बहुत कम दी थी, सेकंड टाइम जब ये डोज दी इसकी एंटीजन की, थोड़ी सी बढ़ा दी, उसके बाद फिर कभी और दी तो फिर बढ़ा दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब इन्होंने ये एंटीजन की मात्रा बढ़ाई है, तो हुआ क्या है कि ये जो मूसा है, माइस है, ये इम्यूनाइज हो गया। इम्यूनाइज, ये टर्म आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा, है ना। ये मैं जब भी कभी घोड़े के सीरम की बात करती हूँ, ये शब्द जरूर लेती हूँ कि इम्यूनाइज करते हैं उसे हम। मतलब अब हम उसको उस एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अब हमने उसको क्या कर लिया है, हमने उसको इम्यूनाइज कर लिया। अब उस पर उस एंटीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इम्यूनाइज करने का मतलब ये होता है, प्रतिरक्षा उसमें कुछ बोलते हैं ऐसे करके हिंदी में, ठीक है। इम्यूनाइज कर लिया इसे हमने। अब हम करते क्या है, हमने अब ये इसको इम्यूनाइज कर लिया, ये हटा देती है यहाँ से कई, ठीक है। इम्यूनाइज कर लिया हमने इसे, उसके बाद हम इसे एटॉप्सी करेंगे। एटॉप्सी मीन होता है क्लास डाइसेक्शन या फिर पोस्टमार्टम, या फिर मैं ये कहूँ कि इसको हम दो भागों में इस तरह से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट के बाद हम इसमें से क्या निकालेंगे? स्प्लीन, मतलब प्लीहा एंड लिम्फ नोड, ठीक है। ये जो एटॉप्सी की प्रोसेस थी ना क्लास, ये होती है आपकी अप्रॉक्स 72 घंटे के बाद। 72 घंटे के बाद हम एटॉप्सी करते हैं। क्यों करते हैं 72 घंटे के बाद? हम चाहते हैं कि इस एंटीजन के प्रति इसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएं। तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम तो लगेगा ना थोड़ा बहुत, तो इसीलिए हम एंटीजन देने के 72 घंटे के बाद उसको एटॉप्सी करते हैं, और उसमें से हमने क्या निकाल दी? स्प्लीन निकाल दी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इस स्प्लीन में से डाइसेक्शन के बाद जब स्प्लीन में से हमने क्या लिया है? बी सेल्स चाहिए हमें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बी सेल्स की। मन से खोलना ये निकल आया। हाँ भाई, ये जब हमने क्या किया था, स्प्लीन, ठीक है, इसमें से लिया हमने ब्लड, ठीक है। ये ब्लड जब हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे लेके जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है अब केंद्रण की प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम इसे लेकर गए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोगों को पता होगा जो रक्त होता है वो उसके बहुत सारे अवयव होते हैं। जैसे उसमें आरबीसी मौजूद होगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है ना, और साथ में पाए जाते हैं प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट काउंट इसमें पाया जाता है। तो अब इतने सारे कंपोनेंट्स को जब हमें अलग करना होता है, तो हम किसकी अभिक्रिया अपनाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की, ठीक है। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की यहाँ पे क्या की? क्रिया की। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आरबीसी नीचे बैठ गई, ऊपर हमें क्या मिला? सीरम मिला,
और आप लोगों को याद होगा, मैं जब भी सीरम की बात करती हूँ तो एक बात जरूर बोलती हूँ कि सीरम में ही आपके एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, यही बोलती हूँ हमेशा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इम्यूनोलॉजी याद है तो ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी शायद, है ना। तो एंटीबॉडी सीरम में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके आरबीसी तो नीचे बैठ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ठीक है। ये जो सुपरनेटेंट जो ऊपर का भाग होता है उसमें क्या रह जाते हैं? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लेटलेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी भी 5 टाइप्स के होते हैं, आप लोगों को बताया था 5 प्रकार की पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, जिसमें से जो एक प्रकार होता है वो होता है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट होता है ना एक प्रकार, और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ बी लिम्फोसाइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस सीरम को लिया, इसमें से सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीरम में से हम इनमें से छांटेंगे अपनी बी सेल्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सेंट्रीफ्यूगेशन तक? चलो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, अब जब इन्हें आप देख सकते हैं हमें यहाँ क्या मिल चुकी है? बी सेल मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस बी सेल को, इसे हम रखते हैं एक कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम मतलब संवर्धन माध्यम जो होता है, ठीक है। और इस कल्चर मीडियम में हम जोड़ते हैं थाइमोसाइट, ठीक है। ये थाइमोसाइट जो जोड़ा जाता है इसमें कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम को हिंदी में हम संवर्धन माध्यम बोलते हैं, ठीक है। और थाइमोसाइट मतलब होता है, क्लास मैंने पहले भी बताया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, थाइमो को अलग, साइट को अलग। साइट क्या होता है? साइट मतलब होता है आपकी कोशिका, सेल। साइट जो वर्ड है वो किस चीज को रेफर करती है? हमेशा सेल को रेफर करती है। तो यहाँ पर आपने सेल ले ली है, ठीक है। थाइमोमीन होती है इस प्रकार की कोशिका, इस प्रकार की सेल्स जो कहाँ पर पाई जाएंगी? आपकी थाइमस में। इनका परिपक्वन कहाँ होगा? थाइमस में। और आपको याद होगा थाइमस में परिपक्वन किसका होता है? टी सेल्स का होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर थाइमोसाइट उन्होंने ऐड किए हैं, किसके लिए? इनके बी सेल के पोषण के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना? ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा पार्ट बताया गया है, जो बताया था ना सिर्फ कि माइस में से हम उसे इंजेक्ट वो करते हैं और स्प्लीन निकाल ली और डायरेक्ट उसमें से हमने बी सेल ले ली, ठीक है। ये इतने छोटी सी लाइन को अब इतने उसमें बताया गया है। क्लियर है? यहाँ पर अब हमें मिल चुकी है हमारी बी सेल, और जिनको हमने क्या कर दिया है? एक कल्चर मीडियम में रख लिया है, और उस कल्चर मीडियम में पोषण के लिए थाइमोसाइट भी हम लोगों ने यूज की है। अब क्लियर है क्लास? चलें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी, क्योंकि मैं भी इसको और रिपीट करवाना है, पहले ही करवा लेना, मुझे बार बार रफ करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। जहां आप लोगों को लगे कि रिपीट की आपको जरूरत है बताइएगा। चलें, ये रही आपकी 1 टाइप की बी सेल्स आपको मिल गई। अब हम करते क्या है, अब हम अपनी माइलोमा सेल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने ये माइलोमा सेल्स ली थी ना, वो एक नॉर्मल माइलोमा सेल्स नहीं ली थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये जो नॉर्मल माइलोमा सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती हैं, है ना। भाई खुद तो खैर अनियंत्रित समय तक कर ही रही है उसको विभाजन, लेकिन साथ में क्या करती है? वो एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो माइलोमा सेल्स ली जाती हैं उनमें बेसिकली 2 कैरेक्टर होने जरूरी हैं, 2 कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होने जरूरी हैं। कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? सुनिए जरा। पहला कैरेक्टर तो यही है कि वो एंटीबॉडी का निर्माण ना करती हो, ठीक है। मतलब ये अमर टाइप की हो, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ विभाजन करती हो, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती हो। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। और दूसरा जो कैरेक्टर होता है
वो ये है कि इसमें एक एट एज ए ग्विनीन, ठीक है, जो इस एट एज ए ग्विनीन में संवर्धित हो जाती हो, ठीक है। भाई हम इनको तो संवर्धन करेंगे ना, तो संवर्धन माध्यम जो है हम वहां पर एट एज ए ग्विनीन लेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे पास जो सेल्स हो माइलोमा सेल्स, उसमें दो कैरेक्टर हो, पहला तो एंटीबॉडी ना बनाती हो और दूसरा कैरेक्टर है जो एज ए ग्विनीन हो, ठीक है। अब हम करते क्या है, ये जो माइलोमा सेल्स हैं जो एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, इन्हें हम जनरली जानते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, चलो, HPRT के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? HPRT के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको बी सेल्स मिली है, कहाँ गई, ये रही बी सेल्स, ये बी सेल्स जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव HPRT। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आया है कमेंट में? मैम एज ए ग्विनीन क्या है? बेटा जी एज ए ग्विनीन जो है वो एक संवर्धन माध्यम होता है, ठीक है। संवर्धन माध्यम बहुत तरह के होते हैं ना, आप लोग पढ़ेंगे भी, बॉटनी में पढ़ाया जाएगा बकायदा आप लोगों को। तो उसमें ये एक स्पेशल टाइप का आपका संवर्धन माध्यम होता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, एट एज ए ग्विनीन यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, क्योंकि बताया ना कि भाई उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जो एक ऐसी हमें कोशिका चाहिए जो एज ए ग्विनीन में वो जाती हो, संवर्धित होती हो, है ना। तो ये एक संवर्धन माध्यम है। खैर चले, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, -HPRT बोलेंगे और उसको हम पॉजिटिव HPRT बोलते हैं। आगे आ जाते हैं अब हम क्या करेंगे, हमने हमारी बी से ये वाली माइलोमा सेल्स में से जो सेल्स थी उनको हमने क्या किया, संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर दिया, ठीक है। अब हम कराएंगे उनका फ्यूजन, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको? आप चले, जहां पर क्लियर ना हुआ करे क्लास बता दिया करें। हाँ बताती हूँ अभी। इस HPRT का मतलब होता है हाइपोजेंथीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जस्ट बिकॉज ये आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, इसीलिए हम इसको -HPRT के नाम से जानते हैं। और HPRT क्या है, हाइपोजेंथीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। क्लियर है अब? और चूंकि दूसरी वाली सेल्स होती हैं, हाँ ठीक है, और दूसरी वाली सेल्स जो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव HPRT। मैम कोई कमेंट आए तो बताना, है ना। क्लियर है अब? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने अपनी दोनों टाइप की वो ले ली है बी सेल्स। चलिए अब हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास यहाँ पर बी सेल्स हैं, यहाँ पर बी सेल्स में नेगेटिव शो कर देती हूँ, चलो ठीक है। और आपके जो एक तरफ है बी सेल्स उन्हें मैं पॉजिटिव शो कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही है तो बी सेल्स, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव HPRT है, नेगेटिव HPRT है, इसीलिए हम इन्हें इस तरीके से शो करेंगे। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक ही कल्चर मीडियम में इन्हें हमने क्या किया, रखा, और इन्हें हम क्या कराएंगे, इन्हें हम कराते हैं
संलयन है? अच्छा, सेकेंड ईयर जरा रीजन कीजिएगा प्लीज।